हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से रिलेटेड, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एसएससी जीडी कांस्टेबल का ये जो है पहला एपिसोड होगा। प्रत्येक एपिसोड में हम करते जाएंगे। इसमें लगभग हम 50 प्रश्न को जो है इसमें कवर करेंगे। और जो है ये पहला एपिसोड होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एसएससी जीडी में पूछा है, किसी अदर कंपटीशन में नहीं पूछेगा, सारे में पूछा जाता है। सबसे बड़ा गलती है हम लोग में क्या कि हम लोग करते क्या है, सभी के लिए स्पेशल खोजते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए स्पेशल खोजते हैं, एसएससी जीडी का देते हैं उसके लिए स्पेशल कुछ नहीं होता, ये सभी में पूछा जाता है। कुछ कुछ एग्जाम का लेवल होता है कि वो लेवल से उसमें पूछा जाता है। जैसे एसएससी जीडी में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है। तो इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी अदर में नहीं पूछा जाएगा, सभी में ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। द्रव के दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो है एक कुकर है और इसमें ऊपर में ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ये कुकर है। तो इसमें होता क्या है कि कुकर में अगर ढक्कन लगा हुआ रहता है तो इसके अंदर में जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आग अगर जलाते हैं तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो है प्रेशर बन जाता है। प्रेशर बनने का मतलब इसमें है कि इसमें दबाव बन जाता है। जब दबाव बन जाता है तो कुकर में क्या होता है, खाना जल्दी बन जाता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्वथनांक यानी जल्दी से खोलने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक किसके कारण, दबाव के कारण बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर गैस क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण से यहाँ पर क्वथनांक बढ़ जाता है। और क्वथनांक बढ़ जाता है तो क्या होगा, दबाव बढ़ने के कारण क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, द्रव के दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही यहाँ पर दिया हुआ है सारा जो है। इसमें वन लाइनर आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे तो उसमें जो है ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, तो उसमें जो है आप भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें वन लाइनर है, इसमें सिर्फ आपको देखते चलना है कि क्या जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। पहला देखिए यहाँ पर 2 नंबर है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। क्योंकि एसएससी जीडी का क्वेश्चन है तो इसमें जो है नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है और हर बार पूछा ही जाता है नॉर्मल। नाभिक के परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। चूंकि डाल्टन का मानना था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य, लेकिन रदरफोर्ड ने साबित किया कि परमाणु के अंदर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं। और इसके चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, प्रोटॉन की खोज को किसने की थी। तो ये जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था प्रोटॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया गया था। इस तरह के प्रश्न जो एसएससी जीडी में लगातार बार बार पूछे जाते हैं और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू इधर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने किया था। किसी तत्व की परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या में क्या संबंध है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि Ne और P जो है ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। Ze आपस में बराबर होते हैं, यानी कि परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। अगर मान लेते हैं आपको न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना रहे तो इसमें क्या हो जाएगा, Z+P हो जाता है। ठीक है, Z+P हो जाता है। तो यहाँ वही आपसे पूछा जा रहा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या में क्या संबंध है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर न्यूट्रॉन होगा, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पर निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या निकलेगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम न्यूट्रॉन और प्लस यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन को जोड़ते हैं तो यहाँ पर निकलेगा आपका द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर निकलेगा द्रव्यमान संख्या। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब जोड़ देंगे, अगर द्रव्यमान संख्या भी मांगा जाए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करना है, जोड़ देना है। अगर परमाणु संख्या भी मांगा जाए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देना है, वही आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या जो है वो 23 है, उसमें से 11 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन क्या होगा। तो यहाँ पर है क्या कि न्यूट्रॉन और प्लस जो है ये प्रोटॉन किसके बराबर होता है, तो ये द्रव्यमान संख्या के बराबर, यानी 23 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर, यानी जो अभी आपको हम बताएं। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 11, तो प्रोटॉन को यहाँ रख देते हैं और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 23, और 11 को इधर लाके 23 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो यहाँ पर 12 दिया हुआ है तो यहाँ पर 12 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये पूछा गया था किसी परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो अभी हम क्या बताएं कि Je और P क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, 15 है, यानी प्रोटॉन जब 12 है तो इसी के बराबर इलेक्ट्रॉन भी होगा और इसी के बराबर क्या होगा, परमाणु संख्या भी होगा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर जो है 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह है 9 नंबर, किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक कहाँ पर होती है, सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक अगर विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात करें तो ये जो है
ये जो है ये शायद गलत है, क्योंकि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है ये फ्लोरीन की होती है, और सबसे अधिक अगर हम विद्युत जो बंधुता की अगर बात करें तो क्लोरीन होता है। ये 100% ये गलत है, क्लोरीन नहीं होगा यहाँ पर फ्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि जो भी हैलाइड तत्व है उनमें सबसे ज़्यादा जो है विद्युत ऋणात्मकता सिर्फ फ्लोरीन की ही होती है। और उसके बाद ये जो है फ्लोरीन का होता है, और सबसे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसका होता है तो ये क्लोरीन का होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसका, तो फ्लोरीन का होता है। ये 100% ये गलत है, क्लोरीन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, तो जो है ये बेकुलर ने सर्वप्रथम परमाणु को विभाजित किया था, लेकिन ये असफल रहे तो रदरफोर्ड ने परमाणु को विभाजित किया। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है, तो ये अणु कहलाता है। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है, और जो छोटे छोटे परमाणु मिलकर के क्या निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है 12 नंबर, परमाणु संख्या का पता किसने लगाया था, तो ये मोसले ने लगाया था परमाणु संख्या का पता। नेक्स्ट है, अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है। अल्फा किरण पर धन आवेश होता है। ठीक है, धन आवेश होता है अल्फा किरण पर। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, तो बीटा पर ऋण आवेश होता है। गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, कोई आवेश नहीं, ये न्यूट्रल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, बीटा किरणों का वेग कितना होता है, तो बीटा किरण का जो वेग होता है, यानी कि बीटा किरण का जो वेग होता है ये होता है प्रकाश के वेग का जो है 9/10वां भाग होता है। अगर हम अल्फा की बात करें कि अल्फा किरण का वेग कितना होता है, तो ये प्रकाश की किरण का जो है 1/10वां भाग होता है, यानी कि प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी का ये क्या होता है 10वां भाग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, गामा किरणों का वेग कितना होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी गामा किरण का भी वेग जो है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है गामा किरण का वेग। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और ये जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, जब प्रीवियस करवा रहे थे वहाँ पर ये क्वेश्चन मिला था। और देखिए ये SSC में भी पूछा है, सारे प्रश्न जो इधर उधर पूछते रहता है कि निम्न किन किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरण की सबसे वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुलर ने किया था, यहाँ पर बेकुलर लिखा हुआ है। नेक्स्ट में देखिए, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु के अविभाज्य किसके अनुसार, डाल्टन के अकॉर्डिंगली रदरफोर्ड ने इसको विभाजित किया था। नेक्स्ट में है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 8 हो सकते हैं। 8 होने के बाद क्या होता है, अष्टक फूल हो जाता है। दूसरी कक्षा की हम बात कर रहे हैं तो 2 8 8 18 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपसे दूसरी कक्षा में पूछा जा रहा है तो इसमें अधिकतम 8 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर इससे ज़्यादा होगा तो दूसरे में जाएगा, मान लेते हैं कि 2 8 हो गया और कुछ बच रहा है तो 3 या 4 या 5 या जो भी बच रहा है तो वो जो है नेक्स्ट कक्षा में तीसरी कक्षा में चला जाता है। नेक्स्ट कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार इतना हो तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, तो यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक कितना है 6 है, तो 6 बराबर हो जाएगा, क्योंकि जेड बराबर हम क्या बोले, जेड बराबर जेड बराबर क्या हो जाएगा एन प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर पी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, परमाणु भार कितना है 12, परमाणु क्रमांक कितना है 6, तो 6 इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 6, यानी प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट है, मुख्य क्वांटम संख्या किसका निर्धारण करती है, ये कक्षाओं में विभिन्न अविन्यास को निर्धारित करती है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात कर किया जाता है, तो ये नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर, निश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, ये हाइजेंसबर्ग ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27, इलेक्ट्रॉन तब तक युक्ति नहीं होते हैं जब तक उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक प्राप्त ना हो जाए, यह सिद्धांत किसका है, तो ये जो है फेडरिच का है, फेडरिच हुंड्स का है। नेक्स्ट में देखिए आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण पत्र किसके परिकिरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था, तो अल्फा किरण का, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये मानते हैं कि ये स्वर्ण पत्र है और इस पर अल्फा किरणों का जब प्रहार किया तो कुछ क्या हुआ, सीधा निकल गया, कुछ यहाँ पर मुड़ गया, तो उन्होंने इसके द्वारा पाया कि जो है इसमें परमाणु में क्या होते हैं रिक्त स्थान भी होते हैं। चूंकि अणु में क्या होते हैं, चूंकि तत्व में क्या, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं परमाणु, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं अणु। तो यही वही यहाँ पर है कि ये क्या है परमाणु है, परमाणु रिक्त स्थान होते हैं जिसके कारण उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए आगे बढ़ते हैं, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो C12 है।
परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12 है। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का अंतर क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का अंतर जो है ये द्रव्यमान क्षति कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जाता है और ये जो है बार बार रिपीट भी होते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी को आपको जो है इनमें से ध्यान रखना है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेट्स को माना जाता है। किसको? थियोफ्रेट्स को माना जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेनमार्क तथा ट्रेविलेंस ने किया था। किसने किया था? लेनमार्क तथा ट्रेविलेंस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन के उद्भव का आधुनिक जीवन रसायन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये AI ओपेरियन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कार्ल लीमियन है। कौन है? कार्ल लीमियन जो है द्विनाम पद्धति के जनक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। मोस्ट VBI क्वेश्चन ये पूछा जाता है। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं। अगर 46 से अगर एक भी गुणसूत्र अगर बढ़ जाएगा तो वो जो है वो कहाँ आ जाएंगे? अगर एक भी गुणसूत्र अगर वहाँ से अगर बढ़ जाता है मनुष्य में या कम हो जाता है वो ट्रांसजेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये रहा 40 नंबर, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहता है? आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। ठीक है, तो इतने आज लेकर के आए थे, पहला एपिसोड है ये। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन मिल सके, तो आप आसानी से वीडियो को देख सकें। और सारे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी वो प्रत्येक एपिसोड में हम कवर करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।